हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। डियर, मेरा नाम अभिनव कुमार बोरे और आई थिंक आप सभी को पता है कि हम जिस सीरीज को फॉलो कर रहे थे ये है इंडियन ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट की सीरीज। आई नो आप सभी के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्लास तो रोज जो है वो लाइव हुआ करती है, आज ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्यों है? आप लोगों को आदत हो चुकी होगी शायद क्लास को जो है वो लाइव देखने की, बट कोई बात नहीं। अभी जो मेरी कुछ क्लासेस हैं, इवनिंग की क्लासेस हैं, वो स्टार्ट हो गई हैं। इस कारण से आपको ये जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी। बट यहां ध्यान दीजिए, आई एम 2000% श्योर दैट आपको जो गुणवत्ता क्लास की लाइव क्लास में मिल रही थी, जो रिदम, जो फ्लो, जो क्वालिटी, जो गहराई आपको लाइव क्लास में मिल रही थी, आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। सेम क्लासेस जैसी चल रही थी हमारी वैसी ही चलती रहेंगी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहां ध्यान से सुनिए कि आज की क्लास में मैं आपको पूरा वेस्टर्न घाट्स बताने वाला हूं, और जो वेस्टर्न घाट्स है यानी कि जो हमारे पश्चिमी घाट हैं, इनके बारे में मैं ना केवल इसकी ज्योग्राफी डिस्कस करूंगा बल्कि इसका इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। आई रिपीट, डिटेल में, वो गहराई विच इज नेवर बिफोर। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहां ध्यान दीजिए कि जिन क्लासेस की मैं बात कर रहा हूं, मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर रोज तो लाइव आ जाते थे, फिर अभी अचानक से क्या हुआ कि क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दिया जा रहा है। तो उसका रीजन ये है कि जिन बैचेस की मैं आपसे चर्चा कर रहा था, संपूर्ण बैचेस, ठीक, ये बस ऑप्शनल अलग कर दें तो बाकी ये एब्सोल्यूट बैच है प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी का। बच्चे, ये वाला जो बैच है ये 7 मार्च से स्टार्ट हो रहा था और इनमें मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं। अभी आप इस लेक्चर को 5 बजे के आसपास देख रहे हैं और 6 बजे से इन क्लासेस में मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूंगा। यहां आप क्लास को 1 घंटा या 1.5 घंटा देखते हैं, वहां एक फुल फ्लेज क्लास 3 घंटे की होती है। लाइव क्लास, उसका रिकॉर्डेड फॉर्मेट, डाउट सेशन से लेकर सारी जानकारी, ये सब कुछ आप लोग संपूर्ण बैचेस की क्लासेस में पा सकते हो। करना कुछ नहीं है, जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहां जाकर बैच का ऑप्शन दिख जाएगा, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हो। सेकेंडली, याद रखना बच्चे, दिस इज द गेम चेंजिंग थिंग। ये गेम चेंजिंग थिंग है, हमेशा याद रखिएगा। हिंदी माध्यम के रिजल्ट कम होने का एक सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि हमने प्री ज्यादा क्वालिफाई नहीं करा है। और ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट कलेक्टिवली 30 से 35 प्रश्न मैं हर बार रिपीट करूंगा दैट एक सब्जेक्ट से आते हैं एंड दैट सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। और ये आपको 100% किल होता हुआ दिखाई देगा अगर आपका ऑप्शनल विषय ज्योग्राफी है। अगर आप चाहते हो ना लार्जर इंटरेस्ट, मैं आप सभी को एडवाइस दूंगा कि इस ऑप्शनल को पढ़िए। सबसे रोचक ऑप्शनल है, चीजों को रटने के बजाय समझ कर पढ़ना ज्यादा आसान होता है। और अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है। अदरवाइज इतने डिटेल्ड लेक्चर, इतनी गहराई के साथ सामान्य विद्यार्थी नहीं पढ़ता अगर उसे इंटरेस्ट ना हो सब्जेक्ट में। तो मैं मानकर चलता हूं कि आप सभी को इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, और अगर इंटरेस्ट है देन दिस विल बी अ गेम चेंजिंग थिंग। ये गेम चेंजिंग थिंग हो सकता है आपके लिए, डिपेंड करेगा कि आपका टेम्परामेंट कैसा है। तैयार करना चाहते हैं मेरे साथ, देन दिस सब्जेक्ट इज वेटिंग फॉर यू। ओके, सो इस कारण से आपको जो है, मैंने कारण बता दिया, इस कारण से आपको क्लास जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रही है, बट कोई बात नहीं, हम उसी तरीके से क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। लास्ट क्लास में हमने जो देखा था उससे कंटिन्यूएशन में पहली चीज, तो अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो दिस इज द टेलीग्राम चैनल अभिनव बोहरे, जो कि मेरा नाम ही है, ज्योग्राफी। इस टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप जीमेल मुझे आप मेल के माध्यम से मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ये मेल आईडी है मेरी, abhinav.bohre@studiiq.com। आप इस ईमेल आईडी के माध्यम से बच्चों मुझसे जो है वो आसानी से जुड़ पाएंगे। बहुत सारे आप में से यूट्यूब में क्लासेस लेने वाले बच्चे जो है वो कई बार मुझे मेल करते हैं, थोड़ा सा समय लग जाता है, बट आई डेफिनेटली यूज टू रिप्लाई। ठीक है, बाय द सेम नेम अगर आप इंस्टाग्राम में हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एक्टिव मैं दिखूंगा नहीं, फाइन, फोटो वगैरह मैं शेयर नहीं करता हूं ज्यादा, कभी कभार ऐसा हो जाए तो एक दो का इस एक्सेप्शन, बट मैं आपको मैसेज में एक्टिव दिखूंगा। आप मुझे अगर मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली शाम के समय मैं एक बार जरूर आप सभी को रिप्लाई करता हूं। तो अगर आप इंस्टाग्राम में मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप वहां जुड़ जाइएगा। मैं वहां आपको अगर कोई असिस्टेंस की आवश्यकता होगी तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड दैट टू, मैं उससे भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
चलिए अब आ जाइए जरा हम बात करते हैं विषय के बारे में। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में जो हमने देखा था वो था अरावली, आज हम देखेंगे पश्चिमी घाट। आज का हमारा एजेंडा है पश्चिमी घाट पर्वत, इसे वेस्टर्न घाट्स कहा जाता है, वेस्टर्न घाट्स। अब सभी लोग जरा ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिएगा। आई नीड कि आप सभी लोग का कंसंट्रेशन अब बच्चों यहां हो, एकदम शार्पली सुनिएगा, ध्यानपूर्वक। सबसे पहली बात तो जो पश्चिमी घाट मैं आपसे कह रहा हूं, यह एक्चुअल में भारत के दूसरे सबसे लंबे पर्वत श्रेणी है। यह हमारी दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, लंबी पर्वत श्रेणी। अब जल्दी से बताइए बच्चों, पहली कौन सी है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि अगर मैंने कहा कि वेस्टर्न घाट्स दूसरी सबसे लंबी श्रेणी है, देन पहली कौन सी होगी? कोई आइडिया? आई थिंक आपको आइडिया होना चाहिए। फाइन, हम बात कर रहे हैं उस पर्वत श्रेणी की जो कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट भी है, विच इज हिमालयास। फाइन, सो याद रखो कि जो हिमालयास है यह भारत की सबसे लंबी है और इसके पश्चात दूसरी सबसे लंबी यह है, अर्थात पश्चिमी घाट है। तीसरी बात सुनिए, याद रखो कि जो पश्चिमी घाट है, यह पश्चिमी घाट, अब आने वाली 10-15 मिनट मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा। पहली बात तो यह, पश्चिमी घाट पर्वत जो है वो पर्वत श्रेणी नहीं है। जी हां, मैं एक शब्द रिपीट कर रहा हूं, दैट दीज आर नॉट अ माउंटेन रेंज। एक्चुअली में यह है एक कगार पर्वत, या मैं कहूं इसे अंग्रेजी में कहा जाता है एस्कार्पमेंट। एस्कार्पमेंट, फाइन। अब आपको लगेगा सर ये एस्कार्पमेंट क्या होता है या कगार क्या होते हैं, और आप क्यों कह रहे हैं कि पश्चिमी घाट एक पर्वत नहीं है या पर्वत श्रेणी नहीं है? ओके, आई नो आपके दिमाग में आ रहा होगा, पर पहले तो मुझे यह बताओ कि आप सभी को ध्यान है? वैसे तो यार आपको ध्यान होना चाहिए, अगर ध्यान नहीं है तो यह बेहद ही शर्म की बात है। ओके, मैं क्योंकि इसे कई बार रिपीट कर चुका हूं, ठीक है, मतलब मैं मानकर चलता हूं कि आप सभी को ध्यान है। ओके, जल्दी से बताइएगा मुझे कि आपको ध्यान था या नहीं। दैट इनिशियली इंडिया वाज पार्ट ऑफ अफ्रीका, भारत अफ्रीका का हिस्सा था, और अफ्रीका के हिस्से के पश्चात भारत टूटकर इससे जो है वो अलग हुआ है। इस प्रकार से जो है वो अफ्रीका है, और भारत जो है वो अफ्रीका से इस तरीके से एक इसका भाग जो है वो ब्रेक होकर यहां से निकला है, और इसका जो है वो प्रवाह इस तरीके से हुआ और आगे जाकर ये फिर जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा गया है। ठीक, सो दिस वन थिंग इज परफेक्ट, दैट हम पहले जो थे वो पार्ट थे किसका? अफ्रीका का, और यहां से बच्चों हम टूटकर जो है वो उत्तर पूर्व की दिशा में गए हैं। ठीक, ये जो दिशा है ये उत्तर पूर्व की दिशा है। ठीक, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये इंडिया है, और ये जो है अफ्रीका है। ठीक, अब देखिएगा, अगर मैं आपको जरा इसका स्केल दिखाऊं, जरा ये किस तरीके से दिखाई देता है ये मैं दिखाऊं, तो जरा कंसंट्रेशन से साथ सुनिएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है एस्कार्पमेंट का मतलब। देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि प्रायद्वीपीय भारत कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, जरा 2 मिनट के लिए इसका शेप जो है वो रफली ऐसा बना ले हम। अब आप कहेंगे सर ये शेप क्यों ऐसा बना रहे हैं, यहां पर तो 2 माउंटेन्स हैं। मैं आपसे कहूंगा कि हमें अभी उनकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें कंसीडर नहीं करा है। मतलब ये तो हमारे यही हमारे हाथ से डायग्राम बनाने का फायदा होता है, दैट हमें जो कंसिडरेशन के लिए चाहिए होता है वी कैन टेक दैट थिंग ओनली, हम उसे केवल ले सकते हैं। मैं इसलिए कहता हूं बच्चों कि आपको ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को ठीक से पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। बच्चों ये देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक, अब प्रायद्वीपीय भारत में जरा ध्यान से देखना, मैं आपसे कहूं कि इसका जो मध्यवर्ती भाग है, ये जो आपको हिस्सा दिखता है यहां वाला, ओके, ये बेसिकली पठारीय भाग है, और इसके बाद का जो पोर्शन आप देखते हो ना, ये देखो, ये इस तरीके से एक मैदानी भाग है। ठीक, ये इस तरीके से एक मैदान है। आप इमेजिन करिए कि हमारे प्रायद्वीपीय भारत का एक बड़ा पोर्शन जो है वो इस तरीके से एक मैदानी भाग है और एक पठारीय भाग है। ठीक,
जरा मैं इस डायग्राम को कंप्लीट करूं, और ये याद रखना बच्चों कि आपको ये डायग्राम्स जो है वो प्लॉट करने हैं अपनी कॉपी पर। और कई बच्चों ने तो अभी एक नया तरीका स्टार्ट करा है जो मुझे खैर गलत नहीं लगा, वैसे तो आपके लिए फ्रूटफुल ही है। वो कई बार जो है वो टेलीग्राम चैनल पर खुद से डायग्राम वगैरह बनाकर जो है वो मुझे शेयर कर देते हैं कि सर देखिए कि हमारा जो डायग्राम है ये किस प्रकार का है, ठीक है या नहीं है। तो बच्चों ये भी बढ़िया तरीका है, आप मुझे भेज सकते हो जितना मेरे पास यार समय होता है। आप इस बात को समझेंगे कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास समय बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, समय की उपलब्ध का अनुसार जो है मैं आप सभी की कॉपी जो है वो चेक कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप उससे अपलोड कर दीजिएगा, मैसेज का वहाँ ऑप्शन होता है। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये वाला पार्ट प्रायद्वीपीय भारत है, और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये हिस्सा बच्चों पठारीय भाग है, इसके ऊपर वाला हिस्सा ये वाला। ठीक, अब जरा देखो ध्यान से, सभी लोग अपना कंसंट्रेशन इधर रखिएगा। ये जो उठाव वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये उठा वाला हिस्सा, दिस वन, ठीक, देख पा रहे हो, ये उठा वाला हिस्सा, ये है बच्चों एक्चुअल में पठारीय भाग, पठारीय भाग। खुश? और इसके बाद देखो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, फाइन, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, ये हिस्सा है मैदानी भाग। ठीक, तो अभी अगर आप इसे कंसीडर करना चाहो तो आप इसे जो है वो कह सकते हो पश्चिमी तटीय मैदान है। ठीक, सो ये है तटीय मैदान। ओके, अब सब लोग जरा ध्यान से सुना, ये तटीय मैदान है, ये पठारीय भाग है। नाउ आई नीड अ कॉन्सेंट्रेशन। देखो मैं एक बात बताऊं, जैसे ही मैं ये बात कहूंगा कि ये ऐसा है, तुरंत आपका दिमाग पे बत्ती जलेगी कि यस एग्जैक्टली ये कुछ अलग बात है। मतलब जनरली ये बच्चे को पता होता है व्हाट इज कगार, किनारा, एस्कार्पमेंट, बट एक्चुअल में उसका मतलब नहीं पता होता। आज आप उसका एक्चुअल मतलब समझ जाओगे। देखो ये प्रायद्वीपीय भारत है, से यस और नो, डन। मतलब मैं मानकर चल रहा हूं कि बच्चा मेरे सामने ही है, मैं लाइव क्लास ही ले रहा हूं। ठीक है, मतलब आपको कहीं ऐसा फील नहीं होगा कि सर मैं एक रिकॉर्डेड क्लास देख रहा हूं, उतना जीवंत फील नहीं हो रहा है। आप यही मानिए कि मैं लाइव हूं और मैं आपसे बातें कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां ध्यान से सुनो, अगर बच्चों मैंने आपसे कहा कि यह प्रायद्वीपीय भारत है तो इसका सटा हुआ यह मैदानी भाग है। ओके, खुश? तो यह प्रायद्वीपीय भारत, यह उसका पठारीय भाग, उसके आसपास मैदानी भाग। ठीक, अब जरा इमेजिन करो कि कोई व्यक्ति जो है वो यहां अगर खड़ा है, ठीक, इस मैदान में यहां खड़ा है, और वो ऊपर देखेगा तो उसे क्या दिखाई देगा? फाइन, अगर कोई व्यक्ति यहां खड़ा है और वो सामने देखेगा तो उसे क्या दिखाई देगा? बच्चे, उसे दिखाई देगा कि इस तरीके से एक पर्वत है यहां पर, ये व्यक्ति यहां खड़ा है और उसे देखने पर दिखाई देगा कि देखो एक ऊंची सी जगह है और ये एक पर्वत है। ठीक, बट जैसे ही यहां उसका एक मित्र जो है वो खड़ा होगा तो वो कहेगा कि अरे डियर, ये कोई पर्वत नहीं है, ये तो ऊपर से सपाट है, ये तो एक पठार है। राइट, मतलब यहां खड़े हुए व्यक्ति को यहां से देखने पर यह पर्वत दिखेगा, पर ऊपर खड़े हुआ व्यक्ति उसे बता देगा कि भाई ऊपर वाला भाग तो सपाट है। राइट, तो यह एक पठारीय भाग है। पर अगर ऐसा हो जाए कि किसी कारणवश अंदर वाला भाग थोड़ा सा अपर्दित हो जाए, और अपर्दित होकर वो इस प्रकार से हो जाए, तो है तो ये एक पठारी भाग ही, देखेगा ये है तो एक पठारीय भाग ही, बस इसका मध्यवर्ती भाग थोड़ा सा नीचे आ गया है, मध्यवर्ती भाग थोड़ा सा यहां से अपर्दित हो गया है, और अपर्दित होने के बाद यहां पर खड़े हुए व्यक्ति को भी ऐसा लगेगा कि देखो यहां से गहराई है, यहां से गहराई है, और ये बीच में ऊंचा है, इसलिए एक पठार है। वास्तविकता में आपको जो पश्चिमी घाट में पर्वत दिखाई देते हैं, पूर्वी घाट में पर्वत दिखाई देते हैं, और ये देखिए यहां पर जो किनारा दिखाई देता है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, आई नीड कि आप लोगों का 100% कंसंट्रेशन अब यहां हो। याद रखिए कि ये जो आप तीन किनारे यहां देख रहे हो, ये प्रायद्वीपीय भारत के पठारी हिस्से के तीन भाग हैं। अर्थात एक पठार इस प्रकार से है, इस तरीके से, और उसके तीन किनारे हैं, 1, 2 एंड 3। एक है पश्चिमी घाट, एक है पूर्वी घाट, और एक यहां पर जो किनारा है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक को हम विंध्य कहते हैं और एक को हम सतपुड़ा कहते हैं। फाइन, सो याद रखो, विंध्य हो, सतपुड़ा हो, पूर्वी घाट हो, पश्चिमी घाट हो, दे आर नथिंग, ये कुछ और नहीं है, ये मात्र और मात्र एक किनारे हैं। और ये किसके किनारे हैं? तो डियर, प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर जो पठारीय हिस्सा है
ये प्रायद्वीपीय भारत है और इसके ऊपर जो पठारी हिस्सा है इसके 3 किनारे हैं। एक किनारा हमें पश्चिमी घाट के रूप में दिखता है, एक हमें पूर्वी घाट के रूप में दिखता है, और एक जो सामने है यह हमें 2 रेंजेस के फॉर्म में दिखता है, क्योंकि एक किनारा जो है वो उस किनारे पर एक भ्रंश पड़ा हुआ है जिसमें नर्मदा नदी बहती है। तो यहां पर भ्रंशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप, यहां देखिए ध्यान से, यहां पर जो भ्रंशन की क्रिया हुई है इसके परिणाम स्वरूप आपको जो है वो इस स्थान पर, जस्ट अ सेकेंड, इस स्थान पर आपको कुछ चीजें अलग दिखती हैं। इस तरीके से यहां पर जो है, अगर मैं इसे थोड़ा सा क्लीन करूं और यहां पर ड्रॉ करना स्टार्ट करूं तो देखिए यहां पर ना एक भ्रंश पड़ा हुआ है और इस भ्रंश में बहती है एक नदी बाय द नेम ऑफ नर्मदा। तो यहां पर नर्मदा नदी का प्रवाह है, नर्मदा नदी का फ्लो है, और इसी कारण आपको यहां 2 किनारे दिखते हैं। एक किनारा विंध्य है और एक किनारा सतपुड़ा है। तो याद रखिए कि प्रायद्वीपीय भारत के केस में आप पाओगे कि ये एरिया एक कगार पर्वत है, ये एक एस्कारपमेंट है, और इसका जो बीच वाला हिस्सा है, मतलब यहां से देखोगे तो पठारी हिस्सा ऐसे उठा हुआ है और उस तरफ से जो पिछला हिस्सा है वो भी अपर्दन के कारण थोड़ा सा गायब हो चुका है। अब अपर्दन कैसे हो गया और ये स्लोप कैसे बन गया, आई विल लेट यू नो बट इन रिवर वाला सेक्शन। बहुत डिटेल में वहां मैं आपसे चर्चा करूंगा कि यार यहां से जो है वो विशालकाय नदियां निकलती थी पहले। मैंने आपको हिमालय के केस में बताया है विंध्य रिवर के बारे में, और ये जो विंध्य नदी थी ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत पार कर जाती थी, मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की है। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखो कि ये वाला हिस्सा जो है वो कगारी क्षेत्र है। अब मैं मानकर चल रहा हूं, सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे जल्दी जल्दी बताइए कि आपको ये बात क्लियर है या नहीं, दैट एस्कारपमेंट क्या होता है। एस्कारपमेंट मतलब कि किनारा किसका, पठार का। प्रायद्वीपीय भारत त्रिभुजाकार है तो 3 किनारे हैं, एक किनारा पश्चिमी घाट, एक किनारा पूर्वी घाट, एक विंध्य और सतपुड़ा। आई होप द थिंग इज क्लियर। ओके, तो एक ये पार्ट हो गया। अब दूसरी बात सुनिए, ये जो कगार पर्वत है ये एकदम सतत है, ठीक, ये एक कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, पूर्णतः सतत पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और यहां मैं लिख देता हूं कि अगर मैंने कहा है ये कगार है तो ये किसका किनारा है, ये प्रायद्वीपीय भारत के पठारीय भाग का किनारा है, पठारीय भाग का किनारा है। ठीक है, और अब देखो इसमें बच्चों आपको क्या क्या दिखाई देगा, इसमें आपको 3 चीजें दिखेंगी। एक तो पश्चिमी घाट दिखेगा, पश्चिमी घाट, एक पूर्वी घाट, और एक विंध्य और सतपुड़ा, विंध्य तथा सतपुड़ा। ठीक, सो पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, और फिर विंध्य तथा सतपुड़ा। यह सेक्शन आपको इस स्थान पर देखने को मिलता है। आई होप द थिंग इज परफेक्टली क्लियर। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट, याद रखिए कि यह एकदम सतत पर्वत श्रेणी है क्योंकि यहां पर जो नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अब आप कहेंगे निर्माण क्यों नहीं करती, तो मैं आपसे कहूंगा कि प्रीवियस क्लासेस ध्यान से देखिए, आपको याद आ जाएगा कि मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि बच्चों ये देखिए ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत की ढाल है। एक्चुअल में हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है इसकी स्पष्ट ढाल किस ओर है बच्चों, इसकी स्पष्ट ढाल पूर्व की ओर है, इसलिए सारी माइटी रिवर्स जो है वो पूर्व की दिशा में ही जाती हैं। चाहे वो गोदावरी हो, जस्ट अ सेकेंड, चाहे वो गोदावरी हो, कृष्णा हो या कावेरी हो। अब सारी ही नदियां ढाल का अनुसरण करके पूर्वी घाट की ओर जाएंगी। तो एक बात बताइए, पश्चिमी घाट की ओर जो बहने वाली नदियां हैं क्या वो बृहद आकार की होंगी, से या सुनो? अगर मैंने आपसे कहा कि सारी बड़ी नदियां जो है वो पूर्व की दिशा में जा रही हैं, जब सारी बड़ी नदियां पूर्व की दिशा में जाएंगी तो हाउ इट इज पॉसिबल के माइटी रिवर्स जो है, बिग रिवर्स जो है पश्चिम की दिशा में बहते हुए डेल्टा बनाए? अरे एक सिंपल सी बात है ना बच्चे, अगर कोई नदी डेल्टा बनाएगी तो डेल्टा बनाने के लिए उसके अंदर अवसाद होना चाहिए, और अवसाद होने के लिए सबसे पहले उसे लंबा रास्ता तय करना चाहिए। क्यों हम कहते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियां जो पूर्व की दिशा में जाती हैं वो बड़ा डेल्टा बनाती हैं? क्योंकि डियर मैंने आपको डिटेल में समझाया था प्रीवियस लेक्चर्स में दैट ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, और यहां देखिए जरा ध्यान से, आपको सारी बड़ी नदियां जो है चाहे वो गोदावरी हो, कृष्णा हो,
कावेरी हो, पेन्नेरू हो, वेंगई हो, महानदी हो, ये सभी जो है वो डेल्टा बनाती हुई दिखती हैं पूर्व की दिशा में। ठीक है, सो ये है पूर्वी दिशा और इसीलिए इनके अंदर अवसाद है। राइट, अब यही अवसाद के बारे में याद करो तो ये भी याद कर लो कि पूर्व में बहने वाली नदियां बड़ा डेल्टा बनाती हैं, पश्चिम में बहने वाली नदियां प्रायद्वीपीय भारत में डेल्टा नहीं बनाती, लेकिन उत्तर के विशाल मैदान में बहने वाली नदियां बड़ा डेल्टा बनाती हैं एज कंपेयर टू प्रायद्वीपीय भारत। बताइए कारण क्या है, जरा कमेंट सेक्शन पे। अब ध्यान से सुनना, क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओगे कि क्या कारण है क्या रीजन है कि प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां बहती हैं वो छोटा डेल्टा बनाती हैं एज कंपेयर टू, अपेक्षाकृत हिमालय से आने वाली नदियों के। ठीक, तो जो हिमालयी नदियां हैं वो बड़ा बनाती हैं डेल्टा एज कंपेयर टू प्रायद्वीपीय। इसका कमेंट सेक्शन पे मुझे आंसर बताएंगे, देखते हैं कि कितने बच्चे जो आंसर कर पाते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं इसका आंसर भी आपको बताऊंगा और मैं आपको वहां यह भी बताऊंगा कि देखिए क्यों मैं कहता हूं कि सब्जेक्ट जीवंत है। मैंने अब तक रिवर वाला सेक्शन नहीं पढ़ाया आपको, अब तक इसकी कोई चर्चा नहीं हुई है, पर इसका जब मैं उत्तर बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने तो ये बातें आपको हिमालय के चैप्टर में ही बता दी हैं, प्रायद्वीपीय भारत के इंट्रोडक्शन में ही बता दी हैं, उसी का अप्लाइड पार्ट है ये। और याद रखिएगा, मैं आप सभी के कमेंट क्लास खत्म होने के बाद जब दूसरी क्लास में आऊंगा उसके पहले देख लेता हूं, मतलब आप लोग की क्लास में आने से पहले, उसके पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए थे, आपने कमेंट किए थे, सभी कमेंट का जो है वो मैं कमेंट में जो आपने उत्तर दिए हैं वो मैं देखकर आता हूं। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग जरा इस प्रश्न का उत्तर करिएगा, देखते हैं किस किस विद्यार्थी को सही उत्तर आता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो। अब देखो, ये आप पाओगे कि हमारा जो पश्चिमी घाट है ये एस्कारपमेंट है, चलिए यहां डेल्टा नहीं बनाती। अब जरा इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बच्चों ये है कि इसी पश्चिमी घाट से जो है भारतीय महामॉनसून ये जो है वो प्रवेश करता है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने आपसे कहा कि भारतीय महामॉनसून प्रवेश करता है तो व्हाट डज इट मीन्स, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या है? अगर हम कह रहे हैं कि इस दिशा से भारतीय महामॉनसून जो है वो प्रवेश करेगा तो व्हाट डज इट इंडिकेट्स, ये क्या दर्शाता है? तो जरा ध्यान से देखो, इस तरीके से आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। मैं जरा नेक्स्ट स्लाइड यूज करता हूं। देखिए, ये है हमारा भारत, ठीक, ये हमारा इंडिया है और देखिएगा यहां आपको दिखाई देता है हमारा पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक, और यहां आपको दिखाई देता है हिमालय। जरा कंसंट्रेशन से सुनिएगा बच्चों, ये हिमालय है, ठीक है, ठीक, और ये है पश्चिमी घाट, ठीक है, और ये जो देख रहे हो आप, ये कहलाता है भारतीय मॉनसून की पवनें। अभी मैंने आपको मॉनसून नहीं बताया है, इसलिए डोंट वरी कि आपको ये मॉनसून यहां से क्यों आ रहा है सर, इसकी रीजन क्या है, ज्यादा मत सोचिएगा, बस इतना जान लीजिए कि भारतीय महामॉनसून जो है वो साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से आता है, ठीक, ये कहलाता है साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन या दक्षिण पश्चिमी मॉनसून, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, दक्षिण पश्चिम मॉनसून दक्षिण से आ रहा है और पश्चिम से आ रहा है, तो यार बट ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले किससे टकराएगा बच्चों, जल्दी से मुझे बताइए, सबसे पहले इसका कोलिजन किसके साथ होगा, सबसे पहले इसकी भिड़ंत किसके साथ होगी, सबसे पहले इसकी भिड़ंत होगी, सबसे पहले इसकी मुलाकात होगी पश्चिमी घाट के साथ। और देखिए पश्चिमी घाट पर्वत क्या करते हैं, ये है हमारे पश्चिमी घाट के माउंटेन्स, ठीक, ये पश्चिमी घाट का मान लीजिए एक पर्वत है। तो एक सिंपल सी बात है यार कि अगर मॉनसून इस दिशा से प्रवेश कर रहा है तो सबसे पहले इसकी मुलाकात जिस पर्वत से होगी वो पश्चिमी घाट के पर्वत होंगे, और इस पर्वत के अलावा ये जो हवाएं हैं ये इस प्रकार से ऊपर उठना शुरू होंगी। और आप सच सच बताइएगा, टेल मी, मैंने कितने बार ये बात रिपीट करी है कि जब जब किसी स्थान पर जो है वो हवाएं ऊपर जाती हैं तो हवाएं ऊपर जाने पर तापमान कम होता है, तापमान कम होने पर मेघ का निर्माण होता है, और मेघ निर्माण होने पर झूम के सावन आयो रे, इस स्थान पर वर्षा हो जाती है। सो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी स्थान पर माउंटेन्स होते हैं, जब भी किसी स्थान पर पर्वत होता है तो उस स्थान पर पर्वत जो है वो पवन आमुख ढाल में, और इस पवन आमुख ढाल, पवन आमुख ढाल का मतलब है जहां से पवनें प्रवेश कर रही हैं। तो ये हमारा पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट
पर्वत है, और ये याद रखो कि पश्चिमी घाट पर्वत के जिस ढाल से पवनें आ रही हैं यह कहलाता है पश्चिमी ढाल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज वेस्टर्न स्लोप या पश्चिमी ढाल। और देखिए इसकी पश्चिमी ढाल में आप क्या देखोगे कि यहां से पवन आमुख भाग है, पवन आमुख भाग, और इसे इंग्लिश में जो है विंडवर्ड साइड बोलते हैं, विंडवर्ड। ये विंडवर्ड साइड है और यहां पर देखिए पर्याप्त वर्षा हो रही है। ठीक, और इसके जस्ट विपरीत दिशा में अब देखिए यहां से जब पवनें बच्चों नीचे आएंगी, ओके, जब यहां से पवनें ऐसे नीचे आएंगी तो टेल मी कि जब पवनें नीचे आती हैं तो नीचे आने पर क्या तापमान कम होगा? अगर तापमान कम नहीं होगा तो क्या मेघ बनेंगे? और अगर मेघ भी नहीं बनेंगे तो क्या वर्षा होगी? आंसर इज नो। सो मेक इट श्योर कि जब भी कभी पवनें किसी पर्वत की ढाल के अनुसार ऊपर जाती हैं तो ऊपर जाने पर बच्चे वो मेघ बनाती हैं, वर्षा करती हैं, पर्याप्त बारिश होती है विंडवर्ड साइड में। और इसका जो लीवर्ड साइड है, लीवर्ड साइड का मतलब क्या है बच्चे? पवन विमुख भाग। इसका जो पवन विमुख भाग है अर्थात लीवर्ड साइड है, ठीक है, इसके लीवर्ड साइड पर आप पाएंगे कि वर्षा नहीं होगी। और वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा बच्चे? वहां सूखा पड़ेगा। और इसे क्या कहते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो याद रखना, इसे कहा जाता है छायावृष्टि प्रदेश। फाइन, इसे कहते हैं छाया वृष्टि प्रदेश, रेन शेडो जोन, रेन शेडो जोन। सो मेक इट श्योर के बेसिकली हमारे जो पश्चिमी घाट के पर्वत हैं, पश्चिमी घाट के पर्वतों की पश्चिमी ढाल पर पर्याप्त वर्षा होती है, और जो लीवर्ड साइड है विच इज कॉल्ड एज पूर्वी साइड या पूर्वी ढाल, पूर्वी ढाल में जो है वो वर्षा नहीं होती, और पूर्वी ढाल में वर्षा नहीं होने से वहां पर रेन शेडो जोन बनता है, छायावृष्टि प्रदेश बनता है। और इसी की लोकेशन के आधार पर अब देखिए जरा ध्यान से, ये हमें दिखाई दे रहा है हमारा पश्चिमी घाट। जरा मैं इसे थोड़ा सा बच्चों साइड कर दूं जिससे मुझे समझाने में थोड़ी सी आसानी हो। ये देखिए, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये हिस्सा कहलाता है हमारा छायावृष्टि प्रदेश। छायावृष्टि प्रदेश का मतलब है रेन शेडो जोन। और ऐसा नहीं है बच्चों कि रेन शेडो जोन केवल पश्चिमी घाट का है। जरा मैं आपको एक सेपरेट डायग्राम में दिखाऊं तो जरा ध्यान से देखना। मैंने कहा था कि हम वाटर ड्रॉप इफेक्ट में सारी चीजें जो है वो ध्यान से देखते जाएंगे। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। ये देखिए, एक स्थान पर यहां पश्चिमी घाट पर्वत है तो उसी का बनाया हुआ यहां पर हमारा छायावृष्टि प्रदेश है। और अगर एक स्थान पर हमें यहां हिमालय दिख रहा है तो देखिए हिमालय की भी ऊंचाई ज्यादा है और हिमालय का भी एक छायावृष्टि प्रदेश होगा। और यहां आप पाओगे कि दिस इज वेलकम अ छायावृष्टि प्रदेश कॉल्ड तिब्बत। ये तिब्बत वाला एरिया है, ठीक। तो ये है तिब्बत और ये है भारत का द्वितीय मरुस्थल, सेकेंड डेजर्ट, सेकेंड डेजर्ट ऑफ इंडिया। भारत का द्वितीय मरुस्थल कहते हैं इसे, विच इज कॉल्ड एज छायावृष्टि प्रदेश। और अब यहां जरा नोटिस करिएगा, इस छायावृष्टि प्रदेश का बच्चे निचला भाग जो है वो अधिक चौड़ाई का है, इसकी चौड़ाई जो है अधिक है। अब मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर मैंने आपसे कहा कि इसका निचला भाग बच्चों अधिक चौड़ा है तो व्हाट डज इट इंडिकेट्स? ये क्या दर्शाता है? क्या कारण है कि भारत का जो छायावृष्टि प्रदेश है, रेन शेडो जोन है, वो नीचे आकर ज्यादा चौड़ा होता जाता है? ये क्या प्रदर्शित करता है? कोई आंसर दे पाएगा? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन सा रीजन है जिस कारण से हमारा छायावृष्टि प्रदेश नीचे आने पर अधिक चौड़ा दिखाई पड़ता है। किसी को आइडिया है? मेक श्योर कि याद रखिएगा कि हमारे पश्चिमी घाट में आप जैसे जैसे नीचे आते हो, नीचे आने के साथ यानी दक्षिण में मूव करने के साथ इसकी जो ऊंचाई है इसमें वृद्धि होती है, ऊंचाई में वृद्धि होगी। और जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होगी वैसे वैसे उसका छायावृष्टि प्रदेश भी अधिक चौड़ा होता जाएगा। फाइन, तो याद रखना कि जहां जहां आपको छायावृष्टि प्रदेश दिखता है वहां वहां जो पश्चिमी घाट पर्वत है उसकी ऊंचाई ज्यादा है। और अब याद रखो, मैं आने वाले समय में इसे और भी ज्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि किसी स्थान पर छायावृष्टि प्रदेश बनने का क्या सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है।
कैसे एक समाज जो है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है अगर कहीं पर छायावृष्टि प्रदेश बने। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे संभव है? फाइन, कि सिर्फ और सिर्फ किसी स्थान पर छायावृष्टि प्रदेश बनने से, रेन शैडो जोन बनने से हम कहें कि पूरा समाज बदल गया। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ठीक है? जरा देखिए, इसे कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर मैं आपसे कहूं कि डियर, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने आपसे कहा कि डियर हमारा जो पश्चिमी घाट वाला इलाका है वहां ज्यादा बारिश हो रही है, अब जहां ज्यादा बारिश होगी वहां समय के साथ कृषि भी उन्नत होती जाएगी। जैसे जैसे कृषि उन्नत होगी वहां पर जो है औद्योगिकरण भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ेगा वहां पर जो है वो वेल्थ हैव्स की सोसाइटी, वो लोग जिनके पास धन और संपदा है उनकी सोसाइटी बढ़ना स्टार्ट होगी। याद रखिए कि एक बड़ा सेक्शन जो पश्चिमी घाट की तरफ आता है, चाहे आप महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे कर्नाटका देख लीजिए या केरला देख लीजिए, ये सभी स्टेट्स में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, दैट बढ़िया एग्रीकल्चर होता है, उच्च कृषिगत उत्पादन होता है, और सेकेंडली आपको इन राज्यों में तीव्रता से औद्योगिकरण भी दिखेगा, ठीक से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी रन हो रहा है। कारण सिंपल सा है, बारिश ज्यादा होती है, कृषिगत उत्पादन अच्छा होता है, संपन्नता अधिक है, आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बेस अधिक है। और वहीं इसके विपरीत जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यह भारत का छायावृष्टि प्रदेश है, तो आपको छायावृष्टि प्रदेश से जिस जिस एरिया में आपको यह एरिया दिखेगा, जिस जिस पोर्शन में स्ट्रेच आपको दिखाई देगा, आप एक बात नोटिस करिएगा, समय के साथ जब किसी स्थान पर बारिश कम होती है तो उस स्थान की जो मृदा है उसका प्रकार बदलने लगता है, और प्रकार बदलने के साथ समय के अनुसार इनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। वो केवल पदार्थ जो थोड़े बहुत समय तक मृदा में जीवित रह सकते हैं, वो भारी धातुएं जो मृदा में जीवित रह सकती हैं, वो कुछ रह जाएंगी। इसी कारण मृदा के अंदर लौह तत्व की अधिकता के कारण इसका कलर जो है वो लाल होगा, और यह एरिया बनेगा हमारे रेड सॉइल का एरिया। इस एरिया में थोड़ी बहुत बारिश हो जाएगी, बट यहां पर नहीं होगी, और इसके आगे वाले एरिया में, छत्तीसगढ़ वाले एरिया में भी नहीं होती है। सो जिस जिस स्थान पर आपको रेड सॉइल दिखाई देगी, आप नोटिस करिएगा कि उस स्थान पर आपको जो है वो हैव नॉट्स ज्यादा दिखेंगे। हैव नॉट का अर्थ क्या है? हैव नॉट का अर्थ होता है बेसिकली वो जनसंख्या जो कि पर्याप्त रूप से संसाधन युक्त नहीं है। अब अगर किसी सोसाइटी में, किसी समाज में, किसी स्थान पर एक तबका आपको दिखाई देगा विच हैव अ लॉट ऑफ मनी, विच हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेस। एक वो तबका है जिसके पास बहुत सारा संसाधन, बहुत सारा धन है, और एक वो तबका है जिसके पास धन, संसाधन, इसकी मात्रा कम है। तो याद रखिए कि जिसके पास धन और संपदा की मात्रा कम है उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार उस स्थान की मिट्टी है, उत्पादन नहीं हो रहा है। और कार्ल मार्क्स ने लिखा था, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, कार्ल मार्क्स ने लिखा था, जब भी किसी समाज के अंदर हैव और हैव नॉट्स होंगे, यानी कि जिनके पास संसाधन है और जिनके पास संसाधन नहीं है, अगर यह सोसाइटी आपको दिखाई देगी तो वहां सोसाइटी रिटेलिएट करेगी, किसी ना किसी प्रकार का अपराध होगा। आप यहां पाओगे कि जो छायावृष्टि प्रदेश है उसके बाद यहां पर पूरी रेड जो सॉइल है उसकी बेल्ट आ जाती है। और क्या कोइंसिडेंस है कि जहां पर रेड सॉइल की बेल्ट है वहीं आपको नक्सलाइट्स ज्यादा एक्टिव दिखाई देंगे। नक्सलाइट्स का मतलब जानते हैं? नक्सलवादी मूवमेंट में लगे हुए लोग, ये माओवादी हैं। फाइन, एक समय पर यहां ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्यों कहता हूं कि आपको इस सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ना चाहिए। देखिए, ये यूरोप दिखाई देगा, ग्रीस, इटली, यहां से जो है वो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और यहां से चलते जाइए ये एरिया। ठीक, आप यहां पर आओगे, देन मुझे बना लेने दीजिए। अच्छा, एक काम करते हैं क्योंकि मुझे यहां आवश्यकता पड़ेगी। सो देखिएगा, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये साउथ ईस्ट एशिया है, ये चाइना वाला एरिया, कोरिया वाला एरिया, कामचटका का प्रायद्वीप, और इस तरीके से आप देखिएगा कि यहां से जो है वो जन्म लेता है क्या? कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ सिद्धांत द दास कैपिटल। यहां से सिद्धांत चलते हुए जो है वो जाता है कहां? रशिया, और रशिया में जो है बनता है यूएसएसआर। यहां पर ये बनाते हैं लेनिन भाई साहब। ठीक, यहां पर कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स की विचारधारा चलते हुए आई रशिया, रशिया में लेनिनवाद, और लेनिनवाद से चलते हुए आई चाइना, और चाइना में ये हुआ माओवाद, माओइज्म। आप सोचिए कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति कहां आई? सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई यूरोप में, और यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति आई तो उद्योग का प्रथम उद्देश्य रहा कि हम करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और जब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने जाएगा, धन कमाएगा, तो धन का केंद्रीकरण होगा।
समाज के अंदर कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा और हैव की सोसाइटी बनेगी, मतलब ऐसे लोग जिनके पास पैसा ज्यादा है। लेकिन ये खड़े कहां हुए हैं? ये खड़े हुए हैं उनके कंधों पर जो लेबर का वर्क कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में, और वो कम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। कारण उद्योग का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना है, और वो पैसा कमाएगा उद्योगपति, और वो कम से कम सैलरी देना चाहेगा अपने लेबर्स को। तो धीरे धीरे करके सोसाइटी के अंदर लेबर्स की क्लास बढ़ती जाएगी जो गरीब हैं, और वो लोग जिनके पास उद्योग है धीरे धीरे करके वो उद्योगपति बड़े होते जाएंगे। और फिर एक समय पर यह सिस्टम रन होने लगेगा, और फिर आएगा एक पर्सन बाय द नेम ऑफ कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स अपनी किताब में लिखेगा कि डियर दुनिया ध्यान से देखो, ये सारे उद्योगपतियों ने मिलकर जो है वो एक षड्यंत्र रचा है सभी गरीबों के खिलाफ। ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र में इनका हेल्प भी कर देता है कई बार लोकतंत्र। तो एक काम करिए, आप सभी मिलिए, मिलने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद उसका संविधान लिखिए, संविधान लिखने के बाद जाकर राजा से बात करिए, और राजा से कहिए कि डियर इस देश में होगा संसाधनों का समान वितरण, जो इस जमीन में पैदा हुआ है उस व्यक्ति को संसाधन मिलेगा और सभी को बराबर मिलेगा, कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। जब आप ऐसा करने जाओगे तो राजा जो है वो रिटेलिएट करेगा, तो थोड़ी सी हिंसा कर लेना, राजा को हटा देना, और फिर अपनी पॉलिटिकल पार्टी और उस पार्टी का लिखे हुए सिद्धांत के अनुसार अपना देश चलाना। शॉर्ट में कहा जाए तो यही था कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद। अब इसी मार्क्सवाद को पूरे यूरोप में पढ़ा गया, और यूरोप के सारे जो राजवंश थे वो हंस रहे थे कार्ल मार्क्स की लिखी हुई किताब द दास कैपिटल पर, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है वो सारे संगठित होकर पार्टी बनाकर राजा को ही हटा दें। बट डियर ये हुआ, और ये जब हुआ तो हुआ रशिया में, और रशिया में लेनिन नामक पर्सन ने कार्ल मार्क्स की लिखी हुई किताब के अनुसार जो है एक देश बनाया, अपने देश में राजा को हटाया, लोगों को इकट्ठा करा, एक संविधान लिखा, और उस संविधान के अनुसार देश की स्थापना कर दी। यही साम्यवाद कहलाया, और लेनिन ने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करा, बस लास्ट में थोड़ा सा हिंसा थी। फिर यह विचारधारा इस प्रकार से चलते हुए जो है वो चाइना आई। चाइना में इस विचारधारा को प्रमोट करा माओ जेडोंग ने, और माओ जेडोंग जब लिख रहे थे कि सुनो, ये सारे लोग जिनके पास संसाधन नहीं है, आओ संसाधनों का समान वितरण करते हैं। और फिर इन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी बनानी थी, लोगों में जागरूकता लानी थी, फिर पॉलिटिकल पार्टी बनानी थी, उसका संविधान लिखना था, फिर राजा से बात करनी थी, और राजा ना मानता तो हिंसा करनी थी। इन्होंने कहा इस सब में करने में बहुत टाइम लगेगा, ये सब कुछ करने में बड़ा लंबा समय लगेगा, तो एक काम करते हैं, एक सिंपल सी चीज है, हम जो है पहले वो जो सामने दिख रहा है राजा का प्रतिनिधि, शासक का प्रतिनिधि, कौन है शासक का प्रतिनिधि? प्रशासक। सो ये जो सामने दिख रहा है ना, इसे गोली मार दो। इसे गोली मार दोगे तो इसके आसपास के जितने भी लोग इससे परेशान होंगे वो सब तुम्हारे पीछे आकर खड़े हो जाएंगे, तुम्हारा समर्थन करेंगे। फिर सारे मिलकर आगे जाओ, और आगे जाने के बाद अगला प्रशासक जो मिले उसे गोली मार दो। जब उसे मारते जाओगे तो जितने भी लोग उससे परेशान होंगे सब तुम्हारे पीछे आते जाएंगे, और जब वो आके पीछे आते जाएं तो एक इतना बड़ा ग्रुप बनेगा जो एक समय पर राजा को हटा सकता है। फिर आप उस राजा को हटा दीजिए, फिर पॉलिटिकल पार्टी, संविधान और देश। कुल मिलाके कार्ल मार्क्स ने बहुत मिनिमम और शायद ना के बराबर हिंसा की बात की है, लेकिन फिर एक समय पर कार्ल मार्क्स की विचारधारा चलते चलते जब लेनिन तक पहुंचेगी तब तक उसमें इतने परिवर्तन हो जाएंगे कि माओ कहेगा कि पहले हिंसा करो, हिंसा करो, फिर अपने आप देश और अपने आप शासन स्थापित हो जाएगा। और यही माओवाद भारत में जो है कम्युनिज्म है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी कार्ल मार्क्स, कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी माओ ये बैन है। ये जो है वो नक्सलाइट्स है। मैंने 10 मिनट के अंदर आपको समझाया कि नक्सलाइट्स क्या है। और अब देखिए ये कहां पर प्रमोट होगा। ये सारी चीजें माओवादी, अगर हम नक्सलाइट्स को कह रहे हैं तो ये माओवादी जो है आपको कहां दिखेंगे? जहां पर आपको एक व्यक्ति के पास संसाधन कम दिखेंगे। क्यों हम कहते हैं, वाई आई यूज्ड टू से, कि आप इस सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ो। आप देखिएगा एक सेक्शन आता है ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस, एक बार आप लोग ओपन कर देखिएगा, वहां सिलेबस में आता है कल्याणात्मक भूगोल, वेलफेयर डूइंग ज्योग्राफी, और वहां आप पढ़ोगे भारत में जो भारत की राजनीतिक सत्ता है और भारत का संघवाद। आप इसे जाकर एक बार जो है वो इतनी जहमत उठाइए, क्लिक करिए, वहां जाइए
ऑप्शनल का जहां सिलेबस लिखा होता है, यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लो, पेज नंबर 78 79 के आसपास आपको ऑप्शनल का सिलेबस लिखा मिल जाएगा। वहां पर देखिएगा ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 6 लाइन नंबर 1 आपको स्पष्ट दिखाई देगा। वहां लिखा है भारत के संघवाद का भारत के भूगोल के साथ संबंध, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, उसके पीछे का कारण भूगोल कैसे है, और आप वहां पर फिर डिटेल में पढ़ते हो कि भारत की समस्याएं क्या है जिस कारण से हमें संघीय शासन प्रणाली चुननी पड़ी। नॉट अ यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नेंस बट अ टाइप ऑफ अनदर टाइप ऑफ गवर्नेंस। यूनिटरी नहीं है, हमने एक दूसरे सिस्टम से करा, पार्लियामेंटेरियन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। फाइन। अब यहां जरा ध्यान से सुनना, होगा क्या कि किसी स्थान पर जो है वो नक्सलाइट्स आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि उस सोसाइटी के अंदर जो है डिससेटिस्फेक्शन था, और सबसे बड़ा रीजन जो था वो आजादी के पहले से था। मतलब ऐसा नहीं है कि इस डिससेटिस्फेक्शन के पीछे हम जिम्मेदार हैं, यह तो शोषण का एक बड़ा काल का विषदंत है। और इसमें मैंने क्यों कहा कि संघवाद के साथ कनेक्शन है, क्योंकि इसकी सिंपल सी बात में अगर आपको बताऊं तो डियर, यहां पर आप पाओगे कि जो लोग रहते हैं, फाइन, राज्य का कार्य क्यों होना चाहिए वेलफेयर। क्योंकि डियर, अगर राज्य जो है, शासन जो है, सरकार जो है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये वेलफेयर ना करें तो एक समय पर भारत के अंदर शासन ही समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप वेलफेयर नहीं करोगे तो जो अमीर हैं वो तेजी से अमीर होते जाएंगे, और जो गरीब हैं वो तेजी से गरीब होते जाएंगे, और जब वो गरीब होते जाएंगे तो समय के साथ अमीरों की संख्या कम होती जाएगी और गरीबों की संख्या बढ़ती जाएगी, और ये सारे गरीब मिलकर एक समय पर एक समूह बनाएंगे और उस शासन को हटा देंगे जो शासन जो है देश चला रहा है। और अगर आप चाहते हो कि आपके देश में अराजकता ना आए तो उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस देश में एक सरकार होनी चाहिए, और उस सरकार को अगर चाहिए कि वो कंटिन्यू रहे तो उसे आवश्यक है कि वो कल्याणात्मक कार्य करती रहे, जिससे समाज के अंदर जो हैव नॉट हैं, यानी कि वो लोग जिनके पास संसाधन की कमी है, उनकी संख्या लगातार कम हो, ताकि एक असंतुष्ट समाज किसी संगठित अपराध की ओर आगे ना बढ़े। और यहां पर आपको क्यों दिखाई देता है नक्सलाइट्स, उसका एक मेजर रीजन है कि यहां की जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं है। सॉइल फर्टाइल नहीं होने के कारण जो व्यक्ति है उसके पास संसाधन नहीं है, और संसाधन नहीं है इसलिए वो बंदूक की नोक पर जो है सरकार को गिराकर अपना दूसरा शासन स्थापित करना चाहता है, जहां वो ये कहेगा कि संसाधन का समान वितरण होगा। और अगर आपको बच्चों ये बात रोमांटिसाइज कर रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो कि सर वैसे सुनने में तो अच्छा है कि संसाधन का समान वितरण होगा, सभी के पास समान संसाधन होंगे, तो बच्चे जितना ये सुनने में अच्छा लग रहा है, बच्चे उतना ही खतरनाक है, उतना ही ज्यादा ये ब्रूटल है। कैसे ब्रूटल है? तो याद रखो कि आप कह रहे हो संसाधन का समान वितरण अच्छा है, तो लेट मी टेल यू कि भारतीयों की जो मासिक आय है वो 3,000 रुपए से कम है, 3-3,500 रुपए से ज्यादा नहीं है। प्रत्येक भारतीय के पास गाड़ी नहीं है, प्रत्येक भारतीय के पास घर नहीं है, और प्रत्येक भारतीय के पास जमीन नहीं है। शायद आपके पास है। तो एक काम करिए, सरकार आएगी बोलेगी आपके घर में मोटरसाइकिल है, ले आइए। आपके घर में घर है ना, हाँ वो ले आइए। अब एक काम करते हैं, आपका घर, अब आपके पूरे मोहल्ले में मान लीजिए 100 लोग रहते थे, तो 100 में से 30 लोगों के पास अपने अपने घर थे, और बाकी के 70 लोग जो है वो उनके आधारित जगहों पर रहते थे, उन घरों से लगी हुई जगहों पर रहते थे। तो डियर, आपके घर में अब आपके अलावा आपके मोहल्ले में 100 लोग थे, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 घर, 100 डिवाइडेड बाय 10 घर, और हर घर में 10 लोग रहेंगे। अब आपके घर के अंदर एक परिवार वो भी रहेगा जिस परिवार के पास अपना घर नहीं था, यानी कि सरकार जो है वो संसाधन का समान वितरण करेगी। किसी के पास बड़ा घर नहीं होगा, सबके पास छोटा घर होगा, लेकिन सबके पास होगा। अब आप सोच कर देखिए कि अगर सरकार अचानक आए और नेशनलाइजेशन कर दे, कह दे कि भाई समान वितरण है, सभी को बराबर मिलेगा, तो अब एक काम करिए, आपकी गाड़ी जो है दिन में 3 घंटे आपकी है, बाकी के जो 9 घंटे हैं दिन के वो किसी और को दी जाएगी, क्योंकि संसाधन का समान वितरण है। सभी के पास मोटरसाइकिल नहीं है, हर एक व्यक्ति के पास अपनी बाइक नहीं है, तो आपकी बाइक आपके लिए 3 घंटे के लिए, बाकी के समय दूसरे लोगों के लिए होगी। तो वो कोई भी चीज जो आपके पास है और सबके पास नहीं है, वो आपसे लेकर सब में बांटी जाएगी। और जब आप ये देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप इंडिया के उन 10% 20% लोगों में से हो जिनके पास खाने के लिए है, बाकियों के पास तो शायद भोजन के लिए भी नहीं है। बांटने पर आएगी सरकार, समान वितरण करेगी तो सभी की हानि होगी।
वहां आवश्यकता भारत में संसाधन को बढ़ाने की है, समान वितरण में नुकसान बड़े स्तर पर होगा। बस आपको यही दिखाई देगा इस एरिया में। यहां पर रहने वाला जो व्यक्ति है ये माओ की, मतलब कि यहां पर रहने वाले जो नक्सलाइट्स हैं, ऑब्वियसली सभी व्यक्ति नहीं, फाइन, जो नक्सलाइट्स हैं वो गन की नोक पर भारत सरकार, हमारी संसद, सुप्रीम कोर्ट और वो सभी चीजें जो शासन चला रही हैं उन्हें गिराना चाहते हैं, और गिराकर माओ जेडोंग की लिखी हुई किताब के अनुसार जो है वो देश स्थापित करना चाहते हैं। ये नक्सलाइट्स है, और ये कनेक्शन होता है नक्सलाइट्स का या संगठित अपराध करने वाले किसी समूह का उस देश की मिट्टी के साथ, उस जगह के भूगोल के साथ। अब अगर भूगोल ने आप समय के साथ जो है वो यहां वेलफेयर करिए, आपको बहुत फेमस जो है वो दिखाई देगा, जहां एक व्यक्ति भी ये बात रिपीट करता है कि भाई हम जो है वो जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर पहले नक्सलाइट्स का प्रभाव था, फिर यहां पर गवर्नमेंट ने जो है वो एक कंपनी ओपन करवाई, उस कंपनी को सुरक्षा दी गई कि भाई चलिए आप यहां कंपनी ओपन करिए, हम पूरी सुरक्षा देंगे। अब समय के साथ उस कंपनी में कार्य करने के लिए जो सामान्य अनस्किल्ड लेबर थी उसकी आवश्यकता पड़ी, तो वहां आसपास के गांव से आने वाला जो युवा है वो वहां काम करने लगा। और उसको से एक इंटरव्यू काफी वायरल हुआ था एक समय पर, आज से 8-9 साल पहले की बात है, कि वो व्यक्ति कहता है कि भाई मैं जो है वो एक गांव में रहता था, वहां पर कुछ लोग आते थे, गन वगैरह लिए हुए रहते थे, और हमें कहते थे कि आप हमारे साथ चलो, हम आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे और आप हमारे थोड़ा बहुत काम कर दीजिएगा, फाइन, गाड़ी चलाने का थोड़ा बहुत काम जो है वो कर दीजिएगा। अब वो गांव में रहने वाला युवा, ना ही उसे कोई खास जानकारी कि भाई ये सब क्या चल रहा है, बस वो इतना जानता था कि भाई मैं 16-17 साल का हूं, मुझे एक छोटी सी गाड़ी चलानी है, दिन में 4-6 घंटे काम करना है और मुझे जो है वो कुछ पैसे मिल जाया करते थे। और उस देश है इसके 8 से 8-9 साल पहले कि हमें 600-700 रुपए महीना मिलता था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है वो यहां एक फैक्ट्री खुल गई, कंपनी खुल गई। हमें पता चला कि वहां पर जो है यही काम जो हम यहां कर रहे हैं गाड़ी चलाने का, वहां करा जाएगा और वहां 3000 रुपए दिया जाता है इसका। आप सोच कर देखिए, 3000 रुपए लगभग। मुझे मतलब धुंधला धुंधला सा वो जो है वो टीवी वगैरह में काफी चला था ये इंटरव्यू। वो व्यक्ति जो है वहां उस जगह पर, उस कंपनी पर या जो भी कुछ था वो वहां पर काम करने लगा। आप देखिए उसके बाद इसेस कि मैंने ना अपने गांव के बहुत सारे युवाओं को यहां पर फिर काम में लगवाया और सभी मिलकर बस यहां गाड़ी चलाते हैं। और फिर धीरे धीरे करके वो जो गांव था वो मेन स्ट्रीम पर आ गया। जो सड़क थी उसके किनारे उन्होंने चाय वगैरह की दुकानें लगा ली, कहीं पर जो है बैठकर जो है बातचीत करने का स्थान बना लिया, और ऐसे करके सिर्फ एक जगह पर एक उद्योग, एक छोटी सी इकाई लगने पर देखिए कैसे तेजी से आर्थिक गतिविधियां बदल गई। वो व्यक्ति जो हो सकता है शायद आगे जाकर जो है वो किसी हिंसक गतिविधि का पार्ट होता, उसका पूरी लाइफ चेंज कर दी सिर्फ और सिर्फ एक सड़क और एक छोटे से उद्योग ने। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अ नेशन। किसी स्थान पर अगर आप आय के अवसरों का सृजन करते हो, अपने आप संगठित अपराध की जो गतिविधियां हैं वो कम होने लगती हैं, क्योंकि यहां व्यक्ति जो है वो नो डाउट एक अपराध कर रहा है, पर उसके पीछे के कुछ लॉजिकल रीजंस हैं। अगर हम उस अपराध को बंद कराना चाहते हैं तो हमें अपराधी को पकड़ना पड़ेगा, यह सत्य है, लेकिन हमें उसके रूट कॉजेस को भी सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड जो टेम्परामेंट होता है, दिस इज कॉल्ड द अप्रोच फॉर द सब्जेक्ट। आप देखोगे कि जम्मू और कश्मीर में आपको जम्मू और कश्मीर में आपको टेररिज्म दिखाई देगा। लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उधर पे जो है रोडवेज, रेलवेज, इंफ्रा, टनल ये सब बना रही है। कारण ये सब बनाएगी तब जाकर यहां टूरिस्ट आएंगे, तब जाकर यहां उद्योग लगेंगे, और तब जाकर यहां का व्यक्ति जो है वो अपने लिए रोजगार यहां की मिट्टी से जन्म ले पाएगा, और फिर वो व्यक्ति जो है किसी संगठित अपराध का हिस्सा नहीं होगा। हम उस व्यक्ति को शायद ना रोक पाए जो अपराध कर रहा है, बट हम उसे रोक सकते हैं जो जन्म लेने वाला है। नॉर्थ ईस्ट में तेजी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोडवेज, रेलवेज, टनल, ब्रिज ये सब बना रही है। रीजन, ताकि हम उसे मेन स्ट्रीम से जोड़ सकें। जैसे ही व्यक्ति को रोजगार मिलेगा अपराध कम हो जाएगा। तो एक चीज याद रखिए कि आपको पश्चिमी घाट के कारण छायावृष्टि प्रदेश के कारण एक स्थान पर रेड सॉइल, और एक स्थान पर रेड सॉइल के कारण यहां पर जो है सामाजिक आर्थिक स्थितियों में बड़े स्तर पर एक संगठित अपराध, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता हुआ भी दिखाई देगा। आप देख पा रहे हैं जलवायु का नेशनल सिक्योरिटी के साथ कैसा कनेक्शन होता है। ठीक है, डन। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ हमारे पश्चिमी घाट का। अब आइए जरा बच्चों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें आएंगे तो अब जरा नेक्स्ट स्टेप पर देखें तो भाई देखिए एस्कार्पमेंट है, एज है, हाइट इसकी हमने देख ली कि दक्षिण की दिशा में आने पर यह बढ़ती जाती है। अब जरा इसके पोर्शन को जरा ध्यान से देखिएगा। देखो जो पश्चिमी घाट के पर्वत हैं, मैं जरा इसे इस प्रकार से ड्रॉ करूं तो आप इसे कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। मैं इसे अलग स्लाइड पर बनाता हूं,
ठीक बच्चों, अगर आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो दिस इज द टेलीग्राम चैनल, आप इससे आराम से डाउनलोड कर सकते हो। खुश। सेकंड चीज ध्यान से सुनो कि अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, इस लेक्चर को आप ध्यान से देख रहे हो, इसके नोट्स वगैरह बच्चों आप बना रहे हो, तो मैं लिख कर देता हूं कि आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो भाई अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो मेरी बात मानिए, टेक इट सीरियसली डियर, ये पूरी लाइफ बदल सकता है। मैं लिख कर देता हूं कि जिस लेक्चर को आप आज 1 घंटे में एंजॉय कर रहे हो, आप उस लेक्चर को जब 3 आवर्स में फुल फ्लेज और डिटेलिंग के साथ पढ़ोगे, ये जो मैंने आपको अभी माओवाद नक्सलवाद ये बताया, ये सब कुछ 1-1.5-2 घंटे की स्टोरी का, ज्योग्राफिकल स्टोरी का एक पार्ट है। मैंने अभी जिक्र भी नहीं करा कि कैसे टिएन शान, कुल्लून शान, नान शान, अल्तुन शान, ये शान पर्वतों का उस स्थान के जो यू कैन से भूगोल का उस स्थान की राजनीतिक विचारधारा के साथ क्या कनेक्शन है। कार्ल मार्क्स ने जहां लिखा था वो मैदानी भाग था, जब ये पहुंचा रशिया तो परमाफ्रॉस्ट का भाग था, और जब ये पहुंचा चीन तो पहाड़ी भाग था। जिस क्षेत्र में जो राजनीतिक विचारधारा पहुंचती है, उस क्षेत्र के भूगोल के अनुसार उस राजनीतिक विचारधारा में परिवर्तन आता है। जहां से खड़े होकर कार्ल मार्क्स चिल्ला रहा था वो मैदानी भाग था, इसलिए वो हिंसा की कर्म बात कर रहा था। जैसे ही वो कठोर जलवायु प्रदेश में पहुंचा, वहां हिंसा ऐड हुई, और जब वो दुर्गम जलवायु प्रदेश या भू आकृति के प्रदेश में पहुंचा, उसमें और हिंसा बढ़ी। अब इस हिंसा का कैसे भूगोल के साथ कनेक्शन? अब ये थोड़ी है भाई कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति हिंसक होता है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, पर कैसे राजनीतिक विचारधाराओं में क्षेत्र के भूगोल के साथ परिवर्तन आता है, ये इज इंपॉर्टेंट। तो आप जब इस सब्जेक्ट को इस गहराई के साथ पढ़ोगे तो अब बच्चों आपको हर एक चीज का बहुत डिटेल में लॉजिक पता होगा, क्रिटिकल एनालिसिस करना सीखोगे, और यह क्रिटिकल एनालिसिस आपको पूरे यूपीएससी की जर्नी में असिस्ट करेगा। आप जब पेपर देकर निकलेंगे, आप मान लीजिए आप क्लास देकर निकलेंगे, मैं लिख कर देता हूं कि जिस समय आप क्लास लीव करते हैं, ऑप्शनल की क्लास होती है, बच्चे क्लास देख रहे होते हैं, और 3 घंटे क्लास के बाद जब वी यूज टू एंड द क्लास, आप क्लास की एंडिंग के साथ 10 मिनट रुककर चेयर में सोचोगे कि आज आपने जो है वो बहुत सारी नई चीजें जान ली, नॉट ओनली अबाउट द सब्जेक्ट बट अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, बट अबाउट द वर्ल्ड। वेट कर रहा है, मार्च का बैच है, 15 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, सो एनरोल नहीं करा तो जस्ट फील फ्री, आराम से उसे एनरोल करो। अगर नहीं कर सकते हो तो कम से कम इस ऑप्शन को पढ़ो जरूर, ठीक है, मतलब इस ऑप्शन को पहले ठीक से तैयार करो। अगर असिस्टेंस चाहिए है, पढ़ने पर समझ में आता है मुझसे, तो आप आकर बैच में पढ़ सकते हो, बट पढ़ें जरूर। 30 से 35 क्वेश्चन और 45 नंबर कट ऑफ हमेशा अपने दिमाग पर याद रखिएगा। ओके, यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अभी मुझे ध्यान आया कि आप सभी लोग क्लास के बीच में ये प्रश्न पूछा करते थे। देखो अब यहां आइए, जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पश्चिमी घाट का पर्वत है, ठीक, दीज आर द वेस्टर्न घाट्स माउंटेन, ठीक है बच्चों। पश्चिमी घाट के जो पर्वत हैं, इन पर्वतों की कुछ विशेषता है, जैसे मैं जरा आपको खुलकर बताता हूं। फाइन, देखो ये जो पश्चिमी घाट के पर्वत हैं, इनमें तो पहली बात, इसका जो सबसे ऊपरी भाग है इसे कहा जाता है सह्याद्री। ये याद रखो कि सह्याद्री वैसे पूरे पश्चिमी घाट को भी कहते हैं, बट इसके उत्तरी भाग को विशेषकर सह्याद्री कहा जाता है। इसके पश्चात इससे नीचे आओगे तो इसके नीचे वाला जो पार्ट है, ये कुद्रेमुख की पहाड़ियां कहलाता है, कुद्रेमुख की पहाड़ियां। कई बार इसे जो है वो कुद्रेमुख ना लिखकर कई बार इसे बाबा बुदन की पहाड़ियां भी लिख दिया जाता है, मैं अभी दोनों बता दूंगा, डोंट वरी। तो इसका सबसे ऊपर वाला भाग जो महाराष्ट्र में आता है उसे हम सह्याद्री कहते हैं, जो कर्नाटका में आता है वो कुद्रेमुख का एरिया है, और कर्नाटक के बाद ही, यहां जरा मैं इसे इस प्रकार से बड़ा कर दूं भाई थोड़ा, कर्नाटक के बाद ही जो नीचे वाला पोर्शन है, फाइन एक सेकेंड, ओके, जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है नीलगिरी, ठीक, दिस इज कॉल्ड एज नीलगिरी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, नीलगिरी अपने आप में जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं आपको कहूं तो ये अपने आप में एक छोटे मोटे विषय जैसा है नीलगिरी, बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसके पश्चात बच्चों यहां पर आपको कुछ पहाड़ियां दिखाई देंगी,
वही जो मैंने आपको आज की क्लास से पहले जब ये मैपिंग वगैरह बताई थी तब मैंने आपको समझाया था, यहां कुछ पहाड़ियां हैं, ठीक, इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। ओके, सो ये सह्याद्री है, ये कुद्रेमुख है, ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज नीलगिरी, इसे कहा जाता है नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत। और फिर ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, ये नीचे वाला पार्ट, इसे कहा जाता है इज सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, दक्षिण भारत की कुछ पहाड़ियां। अब आइए जरा एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। पहली बात तो ये कि बच्चे सह्याद्री वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये पोर्शन मेनली महाराष्ट्र में आता है, और यहां की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची जो चोटी है, इस चोटी को कहा जाता है इस कलसूबाई। नोट डाउन करिएगा ध्यान से, इसे कहा जाता है कलसूबाई। कलसूबाई जो चोटी है ये आती महाबलेश्वर में है, ठीक, तो कलसूबाई महाबलेश्वर आती है सह्याद्री में। इसके अलावा यहां पर जो है आपको मुख्यतः 3 नदियों का उद्गम दिखेगा, ठीक, मतलब इस क्षेत्र में आपको जो है वो 3 नदियों का उद्गम दिखाई देता है। पहला है गोदावरी, दूसरा है भीमा, और तीसरा है कृष्णा। और ये याद रखना बच्चे कि जो कृष्णा है उसकी सहायक नदी है भीमा, मतलब भीमा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, ठीक। तो गोदावरी में, गोदावरी का उद्गम कहां से होता है, तो देखिए इन्हीं पहाड़ियों में से एक पहाड़ी पर स्थित है त्र्यंबकेश्वर, ठीक। जल्दी से बताओ कहां सुना है त्र्यंबकेश्वर का नाम, त्र्यंबकेश्वर से, गोदावरी का, भीमा का भीमशंकरम से, और कृष्णा का महाबलेश्वर से। सो गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर, भीमा, भीमशंकरम और कृष्णा, महाबलेश्वर, ये तीनों ही जो नदियां हैं वो निकलती सह्याद्री से ही हैं, और सह्याद्री से ही निकलने वाली ये नदियां आगे जाकर पूर्वी दिशा में डेल्टा बनाती हैं। अब इसी से वाटर ड्रॉप इफेक्ट में याद कर लीजिए बच्चों कि जो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां हैं, या त्र्यंबकेश्वर है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये शिव जी के लिए प्रसिद्ध स्थान है, ये ज्योतिर्लिंग का एरिया है। और भारत में ऐसे जो है वो कितने ज्योतिर्लिंग हैं, 12 हैं या 16 हैं, ये सभी जरा आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। मतलब मैं एक बात बताऊं तो दिस इज नॉट अ रिलीजियस स्टडी, ये कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है, ये सांस्कृतिक चीज है कि भाई कुंभ भारत में कितने स्थानों पर होता है। अब मैं जरा कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुना। भारत में जो कुंभ है ये कितने स्थानों पर होता है, जो 4 धाम हैं ये कहां कहां है, जो 4 मठ हैं ये कहां है, जो ज्योतिर्लिंग है 12 है या 16 है, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो ज्योतिर्लिंग है ये कहां है। और अब इसमें याद रखो कि 4 धाम, एक उत्तर में एक दक्षिण में, 4 मठ एक उत्तर में और एक दक्षिण में। इसमें बताइएगा कि 4 धाम का जो उत्तरी धाम है और 4 मठ का जो उत्तरी मठ है, इनमें से कौन उत्तर और कौन दक्षिण में है, 4 धाम का कौन सा पूर्वी भाग और 4 मठ का कौन सा पूर्वी भाग है, और ये कौन सा ज्यादा पूर्व में है, कौन सा पश्चिम में है। जरा कमेंट सेक्शन पे मुझे इस प्रश्न का उत्तर, एंड मेक श्योर कि मैं सभी विद्यार्थियों के कमेंट का इंतजार करूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, आई विल वेट कि आप लोग कमेंट सेक्शन पे इसका उत्तर दें, ठीक है। मैं एक एक कमेंट को ध्यान से रीड करूंगा, समझ रहे हो ना, तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। डन, चलो अब आ जाओ। सो ये जो है वो ज्योतिर्लिंग का हिस्सा है। इसके बाद बच्चे जो भीमशंकरम है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। भीमशंकरम एक पहाड़ी है, पहाड़ी भी है और यहां ऊंची चोटी भी है। और मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जब भी कहीं किसी स्थान पर सबसे ऊंची चोटी होगी उस स्थान पर हिल स्टेशन होगा। तो भीमशंकरम की पहाड़ियों पर आपको हिल स्टेशन दिखाई देगा विच इज कॉल्ड एज माथेरन हिल स्टेशन, माथेरन हिल स्टेशन। और यह भी याद रखो कि जो माथेरन हिल स्टेशन है यह भारत का एकमात्र कार्बन न्यूट्रल हिल स्टेशन है।
फाइन। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या है? तो कार्बन न्यूट्रल का मतलब है ऐसा हिल स्टेशन जो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है उतनी ही अवशोषित भी करता है। ठीक। और महाबलेश्वर खुद में हिल स्टेशन है, मतलब हाईएस्ट पीक भी है और स्वयं में एक हिल स्टेशन है सेम नाम से। तो देखिए, आपने जाना सह्याद्री के बारे में कि यहां से कुछ नदियां निकलती हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब एक और बात सुनो कि जो सह्याद्री है यही वाला, इसके बच्चों एक तरफ यहां देखो ध्यान से सभी लोग, आई नीड कॉन्सेंट्रेशन राइट नाउ, एकदम तत्काल इधर देखिए, यह आपको मुंबई दिखाई देगा। ठीक, यह स्थान क्या है? यह है मुंबई। ओके। और यहां पर आपको दिखाई देगा नासिक, और यहां आपको दिखाई देगा पुणे। अब मुंबई से जब नासिक जाना है तो एक दर्रे का उपयोग करा जाएगा, और मुंबई से जब पुणे जाना है तो एक दर्रे का उपयोग करा जाएगा। याद रखना कि मुंबई से अगर नासिक जाना है तो थाल घाट, और मुंबई से अगर पुणे जाना है तो भोर घाट का उपयोग होता है। मैं यहां लिख देता हूं, फाइन, दैट अगर आपको मुंबई से, जस्ट अ सेकेंड मैं यहां मेंशन कर दूं, अगर आपको मुंबई से कहां जाना है? नासिक। और अगर आपको मुंबई से जाना है पुणे, तो मुंबई से नासिक जाने के लिए आप यूज करोगे थाल घाट का, और मुंबई से पुणे जाने के लिए आप यूज करोगे भोर घाट का। और देखो क्या कोइंसिडेंस है, क्या प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन है, मुंबई आता है विंडवर्ड साइड में, विंडवर्ड साइड, और यहां इसलिए होती है पर्याप्त वर्षा, सफिशिएंट रेनफॉल। अब नासिक के साइड ना गैप है, इसलिए मानसून की पवनें यहां तक पहुंच जाती हैं, पर पुणे की साइड पर यह गैप स्पष्ट नहीं है, और यही कारण है कि यह हो जाता है छायावृष्टि प्रदेश, छायावृष्टि, और यहां पर जो है अत्यधिक कम वर्षा, मिनिमम रेनफॉल। फाइन। अगर आप में से कोई महाराष्ट्र से हो तो जरा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन पे कि आपने देखा है कि नहीं, मुंबई से पुणे जाने का रास्ता लगभग 2 घंटे का है, 2-2.5 घंटे का, वो भी आप अगर एकदम स्लो ड्राइव करो तो, बहुत लंबा रास्ता नहीं है। लेकिन आप मुंबई से निकलोगे तो भयंकर बारिश हो रही होगी, और जैसे ही 2-2.5 घंटे बाद पुणे पहुंचोगे तो वहां व्यक्ति कहेगा कि यहां तो हफ्तों से बारिश नहीं हुई, और मुंबई में कई हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है। कारण सिंपल सा है, वो रेन शेडो जोन है पुणे, और इसके कंपैरिजन में मुंबई में पर्याप्त वर्षा। कारण सिंपल सा है, पश्चिमी घाट के इस तरफ आता है मुंबई, उस तरफ आता है पुणे। प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट, समझ पा रहे हो? डन, खुश, आगे बढ़े। अब आ जाओ, अब देखो नेक्स्ट वन इज कुद्रेमुख की पहाड़ियां। ठीक, अब देखिए जो कर्नाटक वाला हिस्सा है इसमें क्या क्या आएगा। तो यहां पर ना सबसे पहली बात तो ये कि यहां कुछ पहाड़ियां हैं। सबसे पहले तो आपको यहां बाबा बूदन की पहाड़ी दिखाई देगी, बाबा बूदन हिल्स। सेकेंडली आपको यहां कुद्रेमुख हिल्स दिखेंगी, कुद्रेमुख हिल्स। थर्डली आपको यहां पर जो क्या नाम है उसका, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, ब्रह्मगिरी हिल्स मिलेंगी। ठीक, कुछ पहाड़ियां हैं। अब यहां सुनो बच्चों ध्यान से, देखो जो बाबा बूदन की पहाड़ियां हैं दे आर वेरी मच फेमस फॉर कॉफी, लेकिन थोड़ा बहुत यहां आयरन ओर भी मिलता है, यानी कि लौह अयस्क भी मिलता है। कुद्रेमुख की पहाड़ियां ये तो पर्याप्त रूप से प्रसिद्ध है, मतलब ये सफिशिएंटली ये जो है प्रसिद्ध है बेसिकली किसके लिए? फॉर देयर आयरन ओर। फाइन, आयरन ओर का मतलब क्या है? लौह अयस्क। ठीक है, अब यहां अगली बात सुनिए कि जो आयरन ओर है इसके अलावा यहां पर जो है
वो और भी कई जैसे मैं आप जब यहाँ आगे बढ़ेंगे तो आई विल डिस्कस अबाउट समथिंग मोर अबाउट दिस प्लेस, बट अभी इतना ही याद करो, ठीक। तो बाबा बुदन की पहाड़ियां कॉफी के लिए, थोड़ा बहुत आयरन ओर के लिए, कुद्रेमुख की पहाड़ियां आयरन ओर के लिए मेनली, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से यहां से उद्गम होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से यहां से उद्गम होता है कावेरी का, कावेरी नदी का उद्गम होता है, ठीक, डन। अब ऐसे याद कर लो कि बाबा बुदन की पहाड़ियों में कॉफी मिलती है, यहां एक जिला है उसका नाम है मंगलूर, चिकमंगलूर, फाइन। ये चिकमंगलूर एक जिला है, ठीक। और ये जो चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट है ये काफी प्रसिद्ध है अपने कॉफी के उत्पादन के लिए। इसी तरीके से कुद्रेमुख जो है वो जिला ही है, ये भी फेमस है अपने आयरन ओर के, मतलब इसका नाम ही कुद्रेमुखी जिला है, कुद्रेमुख जिला है। और इसके बाद हमारा जो कावेरी नदी है वो तो ब्रह्मगिरी के एरिया से निकलती ही है। साथ ही कुद्रेमुख हिल्स के पास ही एक पर्वत चोटी भी है जिसे कहा जाता है मौलानगिरी, ठीक है, मौलान गिरी। यह याद रखो कर्नाटका के अंदर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, यह है पश्चिमी घाट की कर्नाटक में सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो देखिए ये एरिया में आपको 3 मेजर हिल्स दिखती हैं, बाबा बुदन कॉफी के लिए, कुद्रेमुख आयरन ओर के लिए, ब्रह्मगिरी कावेरी के लिए। अब यहां सभी लोग ध्यान से सुनना बच्चों, मेक इट श्योर, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। याद रखिए कि जो बाबा बुदन पर्सन थे ये इथोपिया से आए थे और कॉफी लेकर आए थे। इन्होंने जिस एरिया में लगाया उन हिल्स का ही नाम बाबा बुदन हिल्स हो गया। और आप ये बात इमेजिन करिए, मतलब इस बात को थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग में लीजिएगा और ऐसा समझिएगा कि थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसे इंटरकनेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सुना होगा वो कैफे कॉफी डे के बारे में, कैफे कॉफी डे नहीं जानते तो आपने जरूर ये सुना होगा स्टारबक्स। स्टारबक्स जो है वो एक ऐसी कंपनी है, ठीक, जो है वो कॉफी बेचती है बहुत अधिक दाम में, ठीक। मैं स्वयं तो मतलब मैं स्पष्ट कहूं तो मैं स्वयं तो कभी खुद के धन से उस स्थान पर नहीं गया, पर हाँ 1-2 बार ऐसी स्थिति रही कि सभी के साथ जो है वहां मैं मतलब ये जो स्टारबक्स है वहां गया, तो आपको वहां पर ना 400-500 रुपए की एक कप कॉफी मिल जाएगी, स्वाद में भी खराब भाई, मतलब जिसे पसंद है भाई उसे पसंद है भाई। बाकी इन जनरल बहुत ऐसा कोई खास नहीं होता, बट वो बेच रहा कॉफी नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस बेच रहा है। आप उस स्थान पर जाइए, उस प्रेस्टीज में बैठिए, कॉफी को एंजॉय कीजिए। इसी प्रकार से आपको दिखाई देगा कि जो कैफे कॉफी डे है उससे मिलता जुलता, सॉरी स्टारबक्स है उससे मिलता जुलता भारत में भी एक रेस्टोरेंट की चेन बनी थी जिसे कहा गया था सीसीडी, कैफे कॉफी डे, फाइन। और ये करोड़ों की चेन थी, मतलब ये बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, और इसे स्थापित करने वाले व्यक्ति ने अभी से कुछ वर्ष पहले जो है सुसाइड कर लिया, बट फिर भी आप पाओगे कि जो कैफे कॉफी डे था उनके जो संस्थापक थे वो इसी चिकमंगलूर जिले के कॉफी फार्मर थे, कॉफी उत्पादन करने वाले व्यक्ति थे, फाइन। और साउथ इंडिया से मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में आकर पीएम तक का पद संभालने वाले पर्सन वो एक इसी जिले से बिलोंग करने वाले, यहां के आयरन ओर की माइंस से डायरेक्टली रिलेशन रखने वाले एक पर्सन थे, देवगौड़ा, HC देवगौड़ा या फिर प्रभु देवगौड़ा, आपने नाम सुना होगा। भारत के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे देवगौड़ा, और वो इसी कर्नाटका के कुद्रेमुख जिले से बिलोंग करते थे। इन आयरन ओर की माइंस से उनका कनेक्शन था। आप सोचकर देखिए इस क्षेत्र में कितने बड़े स्तर पर कॉफी और कितने बड़े स्तर पर आयरन ओर मिलता है कि यहां से निकलने वाले व्यक्ति ने विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान छोड़ी है। तो चाहे वो सीसीडी कैफे कॉफी डे हो चिकमंगलूर के लिए, या HC देवगौड़ा या प्रभु देवगौड़ा हो फ्रॉम कुद्रेमुख का एरिया। और यहां तीसरी बात देखिए, कावेरी नदी, द ओनली पेरेनियल रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र वर्षवाहिनी नदी कावेरी है, उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कावेरी के बारे में डिटेल में आगे चर्चा करूंगा कि ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, ठीक। ये जो है ये एकमात्र वर्षवाहिनी नदी है, ठीक है। सो मेक इट श्योर
कि ये सेक्शन जो है हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद बच्चों मैं नेक्स्ट क्लास में नीलगिरी के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं नीलगिरी की पूरी बायोडायवर्सिटी, मैं आज की क्लास में इसका कंटिन्यूएशन क्यों नहीं ले रहा हूं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज की क्लास को अगर मैं और एक्सटेंड करता हूं तो मैं मैक्सिमम 20-30 मिनट्स और शायद इसे एक्सटेंड कर लूं, लेकिन इतने में नीलगिरी कंप्लीट होगा नहीं। फाइन, तो नीलगिरी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, पूरी गहराई के साथ चर्चा करेंगे, और मैं इसमें बच्चों आपको बताऊंगा कि कैसे जो है वो आप नीलगिरी के संबंध में कुछ चीजें, जैसे इसकी बायोडायवर्सिटी, मैं आपको लायन टेल मकाओ के बारे में बताऊंगा, नीलगिरी तहार के बारे में बताऊंगा, यहां पर पाए जाने वाले विशिष्ट जीवों के बारे में बताऊंगा, यहां पर बिलीगिरी रंगा के बारे में बताऊंगा, एक ऐसा नेशनल पार्क, एक ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य जहां एक हाथ आप इस प्रकार से रखेंगे तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जाएगा, और एक हाथ आप ऐसा रखेंगे तो एक ऐसे वन में जाएगा जहां पर सारे वृक्षों ने अपनी पत्तियां त्याग दी हैं। सो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज की क्लास में नहीं, पर नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। और याद रखिए कि अगर आप चाहते हो कि सीरीज में मैं इसी गहराई के साथ आगे बढ़ता रहूं तो ट्राई करिएगा कि रिकॉर्डेड क्लास ही सही, पर आप इस क्लास को पूरा देखो, ठीक है। और बच्चों, अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है और आप पूरा पढ़ना चाह रहे हो, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये सारा सेक्शन, तो ये संपूर्ण बैचेस अवेलेबल हैं। और हर बार आप कहते हैं कि सर इस बैच में आप क्लास ले रहे हैं कि नहीं, तो लीजिए, इस बैच में मैं क्लास ले रहा हूं। आज जब आप मुझे यहां देख रहे हैं तो पैरेलली मैं एक स्थान पर लाइव क्लास स्टार्ट कर चुका हूंगा। तो अगर आपने क्लास ज्वाइन नहीं करी है तो अभी ज्वाइन करो। और ये याद रखना, हर बार आप लोग भूल जाते हो, मेक श्योर कि आप मुझे आकर कहते हैं कि सर हम आपसे ही पढ़ने आए थे। तो भाई जब आ रहे हैं तो जस्ट इस कोड का यूज कीजिए। दिस कोड इज कॉल्ड एज AK लाइव कोड। इस कोड के माध्यम से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और साथ में यार, अगर आप ऑप्शनल पढ़ना चाहते हो और चाहते हो कि आपकी स्टडी आपके लिए इंटरेस्टफुल जर्नी बन जाए, एक ऐसी जर्नी जहां आपको क्लास में पढ़ने की जो है वो इच्छा हो, मन करे कि भाई आज क्लास नहीं है, आज क्लास क्यों नहीं हो रही, क्रेविंग हो आपको क्लास की, तो ये क्लास इज वेटिंग फॉर यू। ज्योग्राफी ऑप्शनल 15 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप मेरे साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऑप्शनल की तरह गहराई के साथ पढ़ना चाहते हो, प्री क्वालिफाई करने की गारंटी चाहते हो, एक ऐसा ऑप्शनल जो एक आपको 30 से 35 जो क्वेश्चन है उसका बैकअप देगा, चाह रहे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू बच्चों। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।